हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका सीधी बात नो बकवास में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केवीएस पीआरटी 2018 का क्वेश्चन पेपर फटाफट अंदाज में। इस वीडियो में हम 2018 के एग्जाम में पूछे गए सभी 10 प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे और ये जानेंगे कि 2018 के पेपर के आधार पर 2022 के क्वेश्चन पेपर या एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। पहला प्रश्न था, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी कब लागू किया गया था? फरवरी 2017, अप्रैल 2017, जुलाई 2017 या जनवरी 2017? उस समय ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था क्योंकि एग्ज़ाम 2018 में हुआ था और प्रश्न ये है 2017 जीएसटी लागू होने का। तो करंट अफेयर के आधार पर यह प्रश्न पूछा गया था। इसका सही आंसर है जुलाई 2017। जीएसटी 1 जुलाई सन 2017 को लागू की गई थी। तो क्या नेक्स्ट एग्जाम में जीएसटी से क्वेश्चन बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है क्योंकि स्टैटिक जी के पोर्शन के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए देख लेते हैं जीएसटी से और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। यह 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। इसे लागू करने के लिए भारतीय संविधान में एक संशोधन किया गया, 101वां संविधान संशोधन। तो यहाँ से हमें 2 प्रश्न याद रखने हैं। जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017। कौन सा भारतीय संविधान में संशोधन किया गया? 101वां संविधान संशोधन जीएसटी को लागू करने के लिए किया गया था। इसका सुझाव किसने दिया था? किस समिति के सुझाव के आधार पर जीएसटी लागू की गई थी? तो विजय केलकर समिति। यह भी ध्यान रखना है, इस समिति का सिफारिश के आधार पर भारत में जीएसटी लागू हुई थी। तो जीएसटी का जो रेट्स होता है, जो दर होती है, उसे कौन निर्धारित करता है? तो इसके लिए एक परिषद का गठन किया गया है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद। इसके द्वारा जीएसटी की दरें निर्धारित की जाती हैं। तो इस परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष भारत के केंद्रीय मंत्री यानी केंद्रीय वित्त मंत्री, जो कि वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी हैं, ये जीएसटी परिषद की अध्यक्ष हैं। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। कब लागू हुई? 1 जुलाई 2017। कौन सा भारतीय संविधान में संशोधन किया गया? 101वां संशोधन। कौन सी समिति? विजय केलकर समिति। दरें कौन निर्धारित करता है? वस्तु एवं सेवा कर परिषद। इस परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। नेक्स्ट पॉइंट है, यह देश के सबसे बड़े प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर सुधारों में से एक है। इसे वन नेशन वन टैक्स के नारे के साथ शुरू किया गया था। जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से इस तरीके की कई प्रकार की योजनाएं शुरू की गई हैं, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन हेल्थ कार्ड। इसी तरीके से यह भी है वन नेशन वन टैक्स। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली की रक्षा दीवार में निम्नलिखित में से किस द्वार को इब्न बतूता ने सबसे विशाल कहा? दिल्ली गुल दरवाज़ा, बदायूं दरवाज़ा, दिल्ली दरवाज़ा या मांडवी दरवाज़ा? तो पहले ये जान लेते हैं कि रक्षा दीवार का क्या मतलब है। जब शाहजहानाबाद को शाहजहां ने अपनी राजधानी बनाया तो उसने उसकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ दीवारें बनवाई। उन्हीं दीवारों के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है कि कौन सी दीवार सबसे विशाल थी। तो इब्न बतूता ने अपने लेख में बदायूं दरवाज़ा को सबसे विशाल करार दिया है। तो इसके बारे में और भी पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दिल्ली की रक्षा दीवार से तात्पर्य उन दीवारों से है जो सम्राट शाहजहां की नई राजधानी शाहजहानाबाद की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। बदायूं दरवाज़ा की पहचान इब्न बतूता द्वारा दिल्ली की रक्षा दीवार में सबसे बड़े द्वार के रूप में की गई है। इब्न बतूता कौन था? इब्न बतूता मोरक्को का एक विद्वान था। इसने मध्य युग में संपूर्ण विश्व की यात्राएं की थी। उसी यात्रा के क्रम में भारत भी आया था। भारत कब आया था? उस समय यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन काल था। मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा शासक था। इसने मोरक्को के विद्वान इसे इब्न बतूता को दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। अगर वीडियो सही लग रहा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला राज्य है जिसने राज्य भर की सभी घरों की छत के ऊपर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बना दिया? पंजाब, तमिलनाडु, केरल या महाराष्ट्र? उस समय ये करंट अफेयर की वजह से पूछा गया था। तमिलनाडु वह राज्य था जिसने अपने राज्य में घरों की छत पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बना दिया था। तो करंट अफेयर का उस समय क्वेश्चन था, तो ये करंट अफेयर का रहा था।
इसके बारे में क्या है, यही वही आंसर है कि जिसने तमिलनाडु पहला राज्य था जिसने राज्य भर की छत पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या झारखंड? चिपको आंदोलन वर्तमान काल के जो चमोली डिस्ट्रिक्ट आजकल उत्तराखंड में है वहाँ हुआ था, लेकिन उस समय उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही था। 1973 में ये आंदोलन किया गया था उत्तर प्रदेश के चमोली राज्य में, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड में है। तो इसमें पेड़ों को बचाने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था। इसके प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। इसके बारे में थोड़े पॉइंट्स देख लेते हैं। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। तो इसका उद्देश्य क्या था? पर्यावरण रक्षा। इस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है कि किससे संबंधित है चिपको आंदोलन। तो पर्यावरण या वनों की कटाई के विरोध में किया गया आंदोलन है। यह उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद में हुआ था। यह एक अहिंसक आंदोलन था, 1973 में हुआ था। यह डेट याद रखनी है, चमोली जिले में, जो कि अब उत्तराखंड में है। इस तरीके से वहां की स्थानीय महिलाओं ने पेड़ों के चारों तरफ चिपक कर उन पेड़ों की रक्षा की थी, इसलिए इस आंदोलन को चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो इस चिपको आंदोलन की प्रेरणा कहां से मिली थी? चिपको आंदोलन खेजड़ी, जोधपुर, राजस्थान में 1730 के आसपास अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में लोगों ने राजा के आदेश के विपरीत उनको पेड़ को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक कर उन पेड़ों की रक्षा की थी। उसी से प्रेरित यह आंदोलन है 1973 वाला। तो इसका आंदोलन का 1973 वाले आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा जी ने किया था। तो सुंदरलाल बहुगुणा का भी पिछले वर्ष ही कोविड-19 के चलते निधन हो गया है, इसलिए ये प्रश्न एक बार फिर से इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। ग्रामीण बैंक के संस्थापक, ग्रामीण बैंक बांग्लादेश के संस्थापक कौन है? मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद तालिब, SR हाशमी या महबूब उल हक? ग्रामीण बैंक बांग्लादेश के संस्थापक मोहम्मद यूनुस हैं। अब ग्रामीण बैंक बांग्लादेश का क्वेश्चन एक भारतीय एग्जाम में KVS PRT 2018 में क्यों पूछ लिया गया? इसके पूछे जाने का कारण यह है कि हमारी कक्षा 10 में क्लास 10th की एक NCERT की बुक में इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया गया है। तो उस वजह से यहाँ पर उसका स्क्रीनशॉट है, यही ये NCERT से लिया गया स्क्रीनशॉट है। इसमें ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश का जिक्र है। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश इज वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज इन रीचिंग द पुअर टू मीट देयर क्रेडिट नीड्स एट रीजनेबल रेट्स स्टार्टेड इन 1970s। तो यहाँ पर ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश का जिक्र NCERT में, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बातें ध्यान रखेंगे। कौन सी? इसके स्थापना मोहम्मद यूनुस, जो कि अभी तक पूछा गया था। डेट याद कर लीजिए, 1970s में इसकी स्थापना हुई थी स्मॉल प्रोजेक्ट के रूप में, और NCERT की वजह से क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया? ये भी उस समय करंट अफेयर क्वेश्चन है, क्योंकि 2018 में एग्जाम हुआ था और 2017 ज्ञानपीठ पूछा गया है। शिव मेहता, कृष्णा सोबती, रमेश कुंतल मेघ या जयंता मेहताब वोरा? 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्णा सोबती जी को मिला था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में प्रश्न है, तो इसके बारे में, और 2021-22 में किसे दिया गया, इन चीज़ों के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए 2022 के एग्जाम के लिए। तो आइए देखते हैं किसे क्या मिला है। तो ये प्रश्न का उत्तर है, भारतीय हिंदी भाषा में उपन्यास लेखिका साहित्य अकादमी की विजेता कृष्णा सोबती को भारतीय साहित्य में उनके योगदान के लिए 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या होता है? यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक सर्वोच्च सम्मान है। इसे भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा दिया जाता है भारतीय साहित्य में दिए गए अभूतपूर्व योगदान के लिए। तो भारतीय साहित्य का मतलब यहाँ है भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है। उन 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में जो उत्कृष्ट साहित्य होता है उसके लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि मिलती है। यह भी ध्यान रखना है, कई एग्जाम्स में पुरस्कारों की धनराशि पूछ लेते हैं। तो 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और बाग देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। ये सब नहीं पूछते, केवल धनराशि पूछ सकते हैं। और ये 2021 के लिए असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन और 2022 के लिए कोंकणी साहित्यकार दामोदर माउजो को मिला है। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, 2021 में नीलमणि फुकन और 2022 में कोंकणी साहित्यकार दामोदर माउजो। ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? सिंधु, गंगा,
चांगजियांग या ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी ऐसी है जो इन तीनों देशों से होकर गुजरती है। ये तिब्बत के मानसरोवर के निकट से निकलती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती हुई असम में जाती है और असम से ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश से ये बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये तीनों देशों से होकर गुजरती है। ज्योग्राफी के चैप्टर का क्वेश्चन है ये यहाँ से तिब्बत के मानसरोवर के निकट से निकलती हुई, ये चीन से होती हुई यहाँ से प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश से होती है बांग्लादेश में प्रवेश करती है और इधर से गंगा आती है। गंगा जब इधर यहाँ प्रवेश करती है तो इसे बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है और यहाँ से ब्रह्मपुत्र आती है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। पद्मा और जमुना का यहाँ पर संगम होता है, फिर ये जाकर बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इनकी संयुक्त धारा जो बनती है इसे मेघना कहा जाता है। तो इस तरीके से ये इस नदी का फ्लो होता है। तो इसके बारे में थोड़े से पॉइंट देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है, यह तो हम पढ़ चुके हैं। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले के स्थित मानसरोवर झील के निकट से होता है। तिब्बत में बहते हुए नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है और असम घाटी में बहते हुए ब्रह्मपुत्र फिर बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसे जमुना कहा जाता है। पद्मा यानी गंगा से संगम के बाद इसकी संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वर्षा का रूप नहीं है? तुषार वर्षा, ओलावृष्टि, निरपेक्ष आर्द्रता या बारिश। यहां पर सही आंसर निरपेक्ष आर्द्रता है। निरपेक्ष आर्द्रता वायुमंडल में जो नमी होती है उसकी माप है। बाकी वर्षा ये होती है जल किसी ना किसी रूप में जब भूमि पर गिरता है तो वह वर्षा होती है। निरपेक्ष आर्द्रता में तो केवल उसमें वायु में जो नमी उपस्थित है उसकी माप की जाती है। तो इसका आंसर है निरपेक्ष आर्द्रता। तो निरपेक्ष आर्द्रता वर्षा जल का रूप नहीं है, यही आंसर इसका दिया गया है। निरपेक्ष आर्द्रता तापमान की परवाह किए बिना वायु में नमी की माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपा कर्माकर ने 8 जुलाई 2018 को मर्चिन तुर्की में जिम्नास्टिक्स वर्ल्ड चैलेंज कप में स्वर्ण पदक जीता। किस प्रतियोगिता में उन्होंने जीत हासिल की? यह उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इस समय इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इसके आधार पर जो क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड बनते हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। स्पोर्ट में ये ध्यान रखा जाता है कि कौन सा खिलाड़ी किस स्पोर्ट से संबंधित है या कोई बड़ी प्रतियोगिता वर्ष में हुई है तो उसमें भारत में किसने क्या क्या मेडल जीते हैं वो सब ध्यान रखना होता है। तो दीपा कर्माकर ने जो मेडल जीता है वॉल्ट स्पर्धा में जीता है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ डिस्कस करने को ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने 2018 के एशियाई खेलों की मेजबानी की? चीन, इंडोनेशिया, जापान या दक्षिण कोरिया। एशियाई खेल 2018 की मेजबानी उस समय इंडोनेशिया ने की थी। अब हमें ध्यान रखना है कि 2022 का जो एशियाई गेम्स है उनकी मेजबानी कौन कर रहा है। तो चीन के हाथों उसकी मेजबानी उसे सौंपी गई थी चीन को, लेकिन 2022 में इसको पोस्टपोन करके 2023 में चीन के हांगजू शहर में ये गेम खेले जाएंगे। तो 2022 के जो एशियन गेम्स हैं वो चीन में खेले जाएंगे। ये 10 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हुए KVS PRT 2018 में जो कुछ पूछे गए थे। आगे एक एक वीडियो हम जितने भी क्वेश्चन पेपर अभी तक हुए हैं KVS PRT का सबको डिस्कस करेंगे। वो सब वीडियो आपको चाहिए तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सीधी बात नो बकवास। और बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। हमारा उद्देश्य यही होता है टाइम बर्बाद ना हो, फटाफट से एग्जाम की तैयारी कंप्लीट हो। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।